नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम हफ्ते की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी जानकारी के लिहाज से और आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। शुरू करते हैं सीधे हेडलाइंस से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखने को मिला एक रोचक मामला। अदालत बनती दिखी विधानसभा। 19 साल पुराने मामले में सुनाई सजा। भारत में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी। वर्तमान मूल्य पर 1,72,000 रुपए हुई ये राशि। एनएसओ की रिपोर्ट में किया गया दावा। कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में चौंकाने वाली खबर। वैश्विक कोरल में आई 50% की गिरावट। समुद्री तापमान में वृद्धि को बताया इसकी वजह। अगले 3 वर्षों में एक वर्ष होगा सबसे अधिक गर्म। एल नीनो को बताया गया इसका कारण। WMO ने किया है ये दावा। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट हुई जारी। लैंगिक समानता कानून को लागू करने वाले देशों का पता लगाना मकसद। विश्व बैंक करता है इसका प्रकाशन। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सैन्य अदालत ने कैप्टन भूपेंद्र सिंह के लिए आजीवन कारावास की सिफारिश की। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद सजा को अंतिम रूप दिया जाएगा। कैप्टन पर जम्मू के राजौरी जिले में 3 लोगों को आतंकवादी घोषित कर एनकाउंटर करने का आरोप है। दरअसल 18 जुलाई 2020 को जम्मू के राजौरी जिले के 3 लोगों को आतंकवादी घोषित कर कैप्टन भूपेंद्र सिंह कमान के तहत सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्पेशल जांच टीम का गठन किया। इसने मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए कैप्टन भूपेंद्र सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसके बाद सेना ने इस मामले के आरोपों की जांच के लिए COI यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को सौंप दिया। इसकी पुष्टि करने के बाद कैप्टन भूपेंद्र सिंह का कोर्ट मार्शल किया गया। इसमें पाया गया कि इनकी कमान के तहत सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी आफ्स्पा के तहत अपनी शक्तियों से आगे बढ़कर काम किया था। असल में सेना अपने कर्मियों के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए सबसे पहले COI यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थापित करती है। ये प्रक्रिया पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली FIR के समान होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शिकायत की जांच करती है लेकिन सजा नहीं दे सकती। इंक्वायरी के दौरान गवाहों के बयान दर्ज होते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सिविल मामलों में पुलिस CRPC के 161 के तहत बयान रिकॉर्ड करती है। फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित सैन्य कर्मी के कमांडिंग ऑफिसर एक चार्जशीट तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया सिविल पुलिस की इंक्वायरी के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के समान है। गौरतलब है कि थल सेना में किया जाने वाला कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम 1950 के तहत किया जाता है। इसमें दुष्कर्म, हत्या और गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट मार्शल शामिल नहीं होता है। ऐसे मामलों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक दुर्लभ मामला देखने को मिला। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा एक अदालत के रूप में बदल गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और 5 सेवारत पुलिसकर्मियों को 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई। इन्हें 19 साल पुराने एक मामले में सजा सुनाई गई। दोषी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में ही कैदियों के लिए बनी स्पेशल सेल में रखने की सजा सुनाई गई। यूपी विधानसभा अध्यक्ष की माने तो इन पुलिसकर्मियों ने लक्ष्मण रेखा पार की है। इसलिए इन पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई की गई। दरअसल इन पुलिसकर्मियों पर साल 2004 में तत्कालीन विधायक सलिल बिश्नोई और उनके समर्थकों को पीटने का आरोप था। इस संबंध में यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन से संबंधित प्रस्ताव रखा था। अब बता दें महत्वपूर्ण बात कि संसदीय विशेषाधिकार उन्मुक्तियां और छूटें हैं। ये संसद और विधानमंडलों के सदस्यों तथा इनकी समितियों को प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 194 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के सदनों
इसकी समितियों में सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या कि दिए गए किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री भी शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत सदन के किसी भी सदस्य को सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये छूट केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में ये छूट नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों के लिए विशेषाधिकार का प्रावधान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अपना फैसला दिया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में इनको चुनने के लिए एक चयन समिति गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगा। क्या मतलब हुआ? मतलब कि संसद इस मुद्दे पर एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कम कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक यह फैसला संविधान सभा की बहस पर आधारित है। फैसले में कहा गया है कि नियुक्ति के प्रावधान पर संविधान सभा की बहस बेहद मददगार रही। संविधान सभा के सभी सदस्यों का स्पष्ट विचार था कि चुनाव एक स्वतंत्र आयोग द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए। असल में साल 2015 में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की संवैधानिक वैधता को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। चूंकि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 324 की बारीकी से जांच की आवश्यकता थी, इसलिए साल 2018 में इस मामले को 2 न्यायाधीशों की पीठ ने 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में इस मामले की सुनवाई शुरू की थी और सुनवाई के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। गौरतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के मकसद से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। संविधान के मुताबिक इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। हालांकि इससे पहले वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कार्यकाल खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है। हाल ही में एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में प्रति व्यक्ति आय में दर्ज गिरावट के बावजूद साल 2021 से 23 के दौरान इसमें तेजी आई है। एनएसओ के मुताबिक 2014-15 के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी होकर 1,72,000 रुपए हो गई है। हालांकि 2014-15 में ये 86,647 रुपए थी। अगर आधार वर्ष 2021 के स्थिर मूल्य को पैमाना माने तो 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 72,805 रुपए थी, जो 35% बढ़ोतरी के साथ 2022-23 में 98,118 रुपए हो गई है। आर्थिक अनुसंधान संस्थान का मानना है कि साल 2014 से 2019 की अवधि के लिए भारत की रियल पर कैपिटा इनकम की औसत वृद्धि दर 5.6% रही थी। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता से जुड़े क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला है। जानकारों का कहना है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चिंता आय असमानता की है। भारत में अधिकांश आय में वृद्धि का लाभ जनसंख्या के शीर्ष 10% को प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ ज्यादातर अमीर लोगों को मिलता है, जबकि गरीब जनसंख्या पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। मुद्रास्फीति के सापेक्ष अगर बात करें तो ये वृद्धि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि औसत मजदूरी वास्तविक रूप से गिर रही है। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईएमएफ के मुताबिक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के क्रम में ब्रिटेन को पछाड़ चुका है। वर्तमान में भारत केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। हाल ही में स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग निवेश फंड ने 15,530 करोड़ रुपए जुटाने का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फंड का उपयोग स्ट्रेस्ड ब्राउनफील्ड
और रेरा के तहत पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण की सुविधा हेतु किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक स्वामी ने अब तक लगभग 130 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। इसके द्वारा अभी तक 20,000 घरों को बनाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 30 टियर 1 और 2 शहरों में फैली हुई 130 परियोजनाओं में लगभग 81,000 घरों को पूरा करने का लक्ष्य है। स्वामी सरकार द्वारा समर्थित एक फंड है। इसे सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसे वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना है। फंड का निवेश प्रबंधक एसबीआई कैप वेंचर्स है, जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वहीं एसबीआई कैपिटल मार्केट भारतीय स्टेट बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। स्वामी कोष का प्रायोजक भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव है। गौरतलब है कि मुंबई स्थित आवासीय परियोजना रिवाली पार्क भारत की पहली ऐसी आवासीय परियोजना थी जिसे स्वामी फंड के तहत धन प्राप्त हुआ। हाल ही में शोधकर्ताओं ने प्रवाल विरंजन के संदर्भ में यानी कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में चौंकाने वाला बयान जारी किया। इनके मुताबिक पिछले 3 दशकों में वैश्विक स्तर पर कोरल का लगभग 50% भाग समाप्त हो चुका है। साथ ही मौजूदा दर पर सदी के मध्य तक 90% तक क्षरण होने की संभावना है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक फ्लोरिडा, हवाई और पुर्टो रिको जैसे क्षेत्र में हर साल $1.8 बिलियन की क्षति को रोकने में प्रवाल मदद करते हैं। ऐसे में अगर इन चट्टानों की ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर भी कम हो जाती है तो लगभग $5 अरब की संपत्ति को नुकसान होने का खतरा है। गौरतलब है कि प्रवाल जीवित प्राणी हैं। ये जूजेंथली नाम की एल्गी के साथ सिम्बायोटिक संबंध बनाते हैं। जूजेंथली प्रवाल को भोजन और प्रवाल जूजेंथली को आवास की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रवाल भित्तियां पृथ्वी की सतह के 0.5% से भी कम हिस्से को कवर करती हैं, लेकिन ये लगभग 25% समुद्री प्रजातियों का घर है। इन्हें सागरीय जैव विविधता का हॉटस्पॉट और समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रवाल में रंग जूजेंथली के कारण ही होता है और जब ये मरने लगते हैं तो इस घटना को कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन कहा जाता है। प्रवाल भित्ति समुद्र के लगभग 97% तरंग ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। साथ ही दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन लोग तटीय समुदायों को तूफानी लहरों से बचाने के लिए इन भित्तियों पर निर्भर हैं। कहने का मतलब प्रवाल भित्ति तटीय बाढ़ और कटाव को काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं। हालांकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में होने वाली वृद्धि प्रवाल विरंजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने नेतृत्व में एक वैश्विक गठबंधन लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसका नाम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होगा। भारत ने इस पर $100 मिलियन के निवेश का आश्वासन दिया है। गठबंधन का मकसद वैश्विक स्तर पर बिल्ली की प्रजातियों के बड़े जंतु और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण की दिशा में कार्य करना है। गठबंधन की सदस्यता उन 97 देशों के लिए खुली होगी जहां इनके प्राकृतिक आवास मौजूद हैं। दरअसल IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बिल्ली प्रजाति के संरक्षण से जुड़ा एक संगठन है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। ये गठबंधन 2022 में नामीबिया से चीतों के आगमन से प्रेरित है। इसके अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है। भारत का कहना है कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, यानी भारत विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां प्यूमा और जगुआर को छोड़कर बिल्लियों की अन्य सभी बड़ी प्रजातियां मौजूद हैं। इसलिए ये उचित होगा कि भारत अपने नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के साथ सभी बड़े देशों को एक साथ लाने का प्रयास करे। हाल ही में WMO यानी विश्व मौसम संगठन ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 3 सालों में से एक साल सबसे गर्म होगा। इसका मतलब है कि साल 2026 तक किसी एक साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। WMO ने इसकी 93% संभावना जताई है और इसके लिए उसने एल नीनो को जिम्मेदार बताया है। एल नीनो क्या है इस पर आएंगे, लेकिन WMO के मुताबिक इससे पहले सबसे गर्म साल 2016 था, वो भी एक एल नीनो वर्ष था। इसके अलावा WMO ने यूनाइटेड किंगडम की मेट एजेंसी की भविष्यवाणी पर भी अपनी मोहर लगाई है। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि अगले कुछ वर्षों में पृथ्वी अस्थायी रूप से पूर्व औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच सकती है।
मेट एजेंसी ने इसकी संभावना 50% बताई थी। इसका मतलब ये कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर में अभूतपूर्व हीट वेव और अन्य जलवायु प्रभाव देखे जा सकते हैं। बता दें कि एल नीनो और ला नीना मौसमी परिघटनाएं हैं। इसमें एल नीनो की उत्पत्ति का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल में तापमान की वृद्धि से है। इस प्रकार ये एक गर्म जलधारा है। इसके प्रभाव से प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है। इस वजह से पेरू के तट पर सामान्य से ज्यादा वर्षा होती है। इसके प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अतिवृष्टि और पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका प्रतिकूल प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के मानसून पर भी पड़ता है। इससे इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश आदि देशों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। एल नीनो का समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मछलियां, प्लैंकटन और अन्य समुद्री जीव जंतु मरने लगते हैं। गौरतलब है कि जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में ला नीना की उत्पत्ति होती है। ला नीना के चलते एल नीनो के ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। इसे पुनः सामान्य मौसमी दशाओं का जन्म होता है। आप कमेंट्स में बताइए कि इसका भारतीय मॉनसून पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसे महिला व्यवसाय और कानून 2023 नाम से जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किन देशों में सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाले कानून हैं। इससे ये समझने की कोशिश की गई है कि कानून महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को कैसे प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट में 190 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के देशों ने 2000 से ज्यादा कानूनों को अपनाया है। इसके लिए पिछले 5 दशकों के सुधारों का विश्लेषण किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस गति से कानूनी लैंगिक अंतर को पाटने में अभी 50 और साल लगेंगे। इस तरह इसमें महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधाओं की पहचान की गई है। रिपोर्ट के आंकड़े को देखें तो इसमें भारत ने 74.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है कि भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 74.4% ही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कामकाजी महिलाओं के वेतन और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ समानता प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि भारत का यह स्कोर दक्षिण एशियाई क्षेत्र को मिले 63.7 औसत स्कोर से ज्यादा है, लेकिन नेपाल से कम है। नेपाल ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कोर यानी 80.6% हासिल किया है। वहीं वैश्विक स्तर पर 14 देशों ने 100% स्कोर किया है। इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोर्टुगल, स्पेन और स्वीडन आदि शामिल हैं। बता दें कि महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों को मापने का एक वार्षिक अध्ययन है। हालिया जारी ये रिपोर्ट इस श्रृंखला का 9वां संस्करण है। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधाओं की पहचान करके उसमें सुधार को प्रोत्साहित करती है। इसे 8 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इन संकेतकों में गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पेरेंटहुड, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन शामिल हैं। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कथन 2, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र या इनमें से जो पहले हो तक होता है। और कथन 3, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी उत्पत्ति का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से है। 2, इसके प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अतिवृष्टि होती है। 3, इसके प्रभाव से पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। और 4, इसमें ला नीना के विपरीत स्थितियां होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1, 2 एवं 3, सी केवल 1, 3 एवं 4 या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का विशेष उल्लेख है। कथन 2,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय और विधानमंडलीय विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। और कथन 3, अनुच्छेद 105 के अनुसार सदन के किसी भी सदस्य को सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी वाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 2 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, SWAMIH स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये सरकार समर्थित एक कोष है। 2, इसे वर्ष 2022 में बनाया गया था। और 3, इसके तहत धन प्राप्त करने वाली प्रथम आवासीय परियोजना रिवाली पार्क है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक जीवित प्राणी है। कथन 2, इसे समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। और कथन 3, ये सागरीय जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी, इंग्लिश और PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क ने अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई। इस पार्क की स्थापना 1872 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा की गई थी। 9000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क में झीलें, घाटियां, नदियां, प्रतिष्ठित भूतापीय सुविधाएं जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर और पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। ये पार्क अमेरिका में व्योमिंग के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है और मोन्टाना और इडाहो तक फैला हुआ है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया। इस अवसर पर 36 महिला वॉश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें कैच द रेन कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर उनके असाधारण और अनुकरणीय कार्य के लिए प्रदान किया गया है। बीते दिनों भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजिक्स 23 आयोजित किया गया। ये सैन्य अभ्यास केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन में किया गया। ये अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित रहा। इसका उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है। जानकारों का कहना है कि ये संयुक्त अभ्यास सामरिक स्तर पर भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इनके मुताबिक मैसूर सिल्क, कांगड़ा चाय और तंजावुर पेंटिंग्स जैसे 429 उत्पादों को GI टैग दिया जा चुका है, जिसमें 31 विदेशी सामान भी शामिल हैं। गौरतलब है कि एक GI टैग मुख्य रूप से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न कृषि, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पाद को प्रदान किया जाता है। इस उत्पाद को ये टैग एक बार मिल जाने के बाद 10 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद इसे रिन्यू किया जाता है। बीते दिनों महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कैच द रेन 2023 अभियान लॉन्च किया। 2023 के इस अभियान की थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता और टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। गौरतलब है कि कैच द रेन एक जन अभियान है जो सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन अवसंरचना को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये अभियान राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अभियान को पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने 31 मार्च 2023 के बाद से 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण सहित अन्य स्वर्ण उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसका कारण 2 तरह के हॉलमार्क वाले आभूषणों से उपभोक्ता के बीच हो रहे भ्रम को समाप्त करना है। इस बात की जानकारी उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा साझा की गई है। गौरतलब है कि अब तक HUID के बिना 4 अंक वाले पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को जौहरियों को बेचने की अनुमति थी। हाल ही में भारतीय नौसेना के परिचालन स्तर के अभ्यास ट्रॉपिक्स 23 का समापन हुआ। ये अभ्यास नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक लगभग 4 महीने की अवधि के लिए आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में किया गया था। इस पूरे अभ्यास में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल और जमीन व जल में अभ्यास यानी एमफिक्स भी शामिल थे। गौरतलब है कि इस अभ्यास की शुरुआत साल 2005 में हुई थी और ये एक अंतर सेवा सैन्य अभ्यास है जिसमें नौसेना, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की भागीदारी शामिल है। हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 जीता है। इन पुरस्कारों का वितरण ITB बर्लिन में 7 से 9 मार्च 2023 तक आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया।
इसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने टीवी व सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए ये पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स हर साल पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी को स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार तथा एक भागीदारी प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा इसमें डायमंड अवार्ड भी दिया जाता है। गोल्डन सिटी गेट विभिन्न देशों, शहरों, क्षेत्रों व होटलों के लिए एक रचनात्मक बहुमीडिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।